Hello, greetings to each and every one of you. This is Jason with you. And class 7, today we are going to take our history class. So let's get started. Today we are going to take lesson number 4. The name of the lesson is the Mughal Empire. In this chapter, we will get to know the beginning and the expansion of Mughal Empire in India. Also, we will know or we will explore the various strategies that Mughal used to administer their empire. So let's get started. First, who were the Mughals? Mughals kaun the? The Mughal dynasty was a powerful dynasty that ruled over the Indian subcontinent for about 3 centuries. Babur, the founder of the Mughal Empire in India, was a descendant of Genghis Khan from his mother's side and of Timur from his father's side. जो मुगल डायनेस्टी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी थी जो इंडिया में थी वो, और इन्होंने करीब 3 सेंचुरीज माने करीब 300 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इन्होंने राज किया. और इंडिया में जो फाउंडर थे मुगल एम्पायर के वो कौन थे? बाबर थे. और वो उनकी जो फैमिली थी मदर की साइड से वो गेंगिस खान की साइड से आए थे, और फ्रॉम द फादर साइड तिमूर. ये जो लोग हैं ये उनसे भी पहले इनके दादा परदादाओं के रिलेशन में थे, इनकी मदर के रिलेशन में थे, मदर और फादर के रिलेशनशिप में थे ये गेंगिस खान और तिमूर. एंड दे वर द वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है और उनके ऊपर राज किया है. तो इस तरह के ये लोग थे. So Timur was the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. Timur के बारे में यहाँ पे बता दिया. He was the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. The Mughals were very proud to have Timur as their center because he captured Delhi in 1398. जो तिमूर जो है उन्होंने क्या किया था 1398 में दिल्ली को कैप्चर किया था और वहां पे रूल किया था. तो मुगल्स जो है वो उस चीज का बहुत ज्यादा प्राउड रखते हैं. In fact, we found that many Mughal emperors got their genealogy pictorially represented with the Timur at the center. There is a picture in the book, but I haven't able to capture this image. So you can fill that line with the image. आप अपनी वो इमेज को बुक में से देख के आप देख सकते हो कि तिमूर वहां पे सेंटर में खड़ा है. How did the Mughals establish their empire in India? अब किस तरह से मुगल्स ने अपना जो शासन है इंडिया में वो किस तरह से लेके आए थे? The foundation of the Mughal Empire in India was laid in the early 1500s when Babur gained control over the parts of Sindh. In 1525, Delhi was under the rule of Ibrahim Lodi. He was weak ruler and his people often rebelled against him. The Afghan nobles at Ibrahim Lodi's court invited Babur to invade India. Babur defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526 and laid the foundation of Mughal Empire. अब ये है क्या बता रहे हैं, जो बाबर है इन्होंने अर्ली 1500 में वो इंडिया में एंटर हो चुके थे और उन्होंने सिंध के कुछ हिस्सों में अपना राज्य हासिल किया था या फिर उनमें उन लड़ाई करके वो सिंध के कुछ हिस्सों को उन्होंने जीत लिया था. उसके बाद 1525 में दिल्ली जो थी वो किसके अंडर में थी? इब्राहिम लोडी के अंडर में थी. लेकिन इब्राहिम लोडी जो था वो एक वीक रूलर था और उसके जो लोग थे उसी के खुद के लोग जो थे वो उसके अगेंस्ट में जाते थे और विद्रोह करते थे. लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, अफगान नोबल्स ने बाबर को बुलाया और बोला कि हम इंडिया को इन्वेड करते हैं. तो इस तरह से बाबर ने जाके इब्राहिम लोडी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ वहां पे हराया और दिल्ली को अपने अंडर में ले लिया. तो इस तरह से यहाँ पे पहला मुगल एम्पायर का राइज हुआ, यानी पहला एम्परर यहाँ पे आया. हाउ डिड मुगल एक्सपेंड देयर एम्पायर इन इंडिया? अब किस तरह से मुगल्स ने अपना जो शासन है वो किस तरह से इंडिया में उसको बढ़ाया वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. द मुगल्स रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज. जैसा कि मैंने आपको बताया करीब करीब 300 साल मुगल्स ने भारत पे राज किया.
Among the many rulers, the first 6 consecutive rulers, Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, and Shah Jahan, as well as Aurangzeb, are important as their rule altered our history. कहने का मतलब जो शुरुआत के जो 6 रूलर्स थे मुगल्स के, उन्होंने ही भारत का जो है या फिर हमारी जो भारत की जो हिस्ट्री है उसको ही बदल के रख दिया. और वो 6 रूलर कौन कौन से थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. अब हम यहां पे देखेंगे उनके लाइफ के बारे में. सबसे पहले हम बाबर के बारे में देखते हैं. लेट्स सी फ्रॉम हियर. यस, बाबर, ही वाज एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया. इन्होंने भारत में आके मुगल की स्थापना करी थी. सो ही रूल्ड फ्रॉम 1526 टू 1530, फॉट द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 एंड किसको हराया? सुल्तान इब्राहिम लोडी को हरा दिया. देन इन 1527 ही डिड द बैटल ऑफ खनुआ एंड डिफीटेड द किंग ऑफ मेवाड़, राणा सांगा एंड हिज अलाइज यानी उसके साथियों को हराया. फॉट द बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528 और वहां पे किसको हराया उन्होंने? राजपूत को हराया. नाउ वी विल टॉक अबाउट हुमायूं. हुमायूं इज बाबर सन, बाबर का बेटा है वो. रूल्ड फ्रॉम 1530 टू 1540 and again from 1555 to 1556. Divided his inheritance according to his father Babar's will. यानी जायदाद को अपने पिता बाबर के हिसाब से उन्होंने बांटा. Fought the battle at चौसा and lost to शेर शाह सूरी. यानी चौसा में बैटल लड़ा उन्होंने 1539 में और वो शेर शाह सूरी से वो हार गए. अगेन फॉट द बैटल एट खनौज, एक साल बाद ही लड़ाई करी उन्होंने 1540 में और वापस से शेर शाह सूरी से वो हार गए. और क्या किया उन्होंने? रैन अवे टू ईरान. और उसके बाद क्या हुए? ईरान में भाग गए. उसके बाद रिकैप्चर दिल्ली इन 1555 विद द हेल्प ऑफ सफाविद शाह ऑफ ईरान. यानी उसके बाद वो वापस आए, करीब करीब 15 साल बाद भारत वापस आए और दिल्ली को हासिल किया. किसकी हेल्प से? सफाविद शाह ऑफ ईरान की. उसके बाद उनका एक एक्सीडेंट में एक साल बाद ही हुमायूं की डेथ हो गई. अब नाउ हु इज अकबर? अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था. अब रूल्ड फ्रॉम 1556 टू 1605, लॉन्च्ड मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट सूरीज एंड अदर अफगान्स, Gondwana and Uzbeks between 1556 and 1530. Suppressed the revolt of his half brother Mirza Hakim. यानी उसके साथ भी उसका जो सौतेला भाई था उसके साथ भी उसकी लड़ाई हुई. कैप्चर्ड मलवा एंड चित्तौड़. इन्होंने क्या क्या कैप्चर किया? मलवा एक जगह का नाम है और चित्तौड़ भी उन्होंने हासिल किया. Which was the stronghold of Sisodias in 1568. Captured Ranthambore in 1569. Launched military campaigns in Gujarat in 1572 and in Bengal 1574. Captured Kabul in 1581 after the death of Mirza Hakim. Ancient Kashmir, Bebar, Khandesh and parts of Ahmednagar between 1585 and 1605. Captured Kandahar from the Safavids in 1601. Faced a series of rebellions from Prince Salim और जहांगीर during the last year of his reign. यानी ये सारी चीजें ऊपर उन्होंने कैप्चर करी और बाद में उनके जो आखिरी के कुछ सालों में उनको उनसे लोगों ने विद्रोह किया. और किसने सबसे ज्यादा जो विद्रोह किया था? प्रिंस सलीम ने किया था और जहांगीर ने उनसे विद्रोह किया था. नाउ जहांगीर. एंड जहांगीर कौन है? हमने यहां पे भी जहांगीर के बारे में पढ़ा, राइट? गिव मी अ सेकंड. हियर द लास्ट लाइन, हियर इट इज, वेयर आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस. नीचे ये ऊपर आ रहा है मेरा, थोड़ा इस तरह से सही नहीं बैठ रहा है. जहांगीर यानी उनका बेटा था वो, ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट जहांगीर. He is the Akbar's son, also known as Prince Salim. Ruled from 1605 to 1627. Gained Rajput loyalty by defeating one of Sisodia's ruler of Mewar, Maharana Amar Singh. ठीक है. उसके बाद launch less successful military campaigns against the Sikh,
the Ahoms and Ahmednagar faced a rebellion by Shah Jahan during the last year of his reign, died of illness in 1627. तो ये जो भी है इनके मेजर कैंपेन्स और इवेंट्स के बारे में है जो इनके लाइफ में हुए हैं. Now we'll talk about Shah Jahan. He is the Jahangir son, also known as Prince Khurram, ruled from 1627 to 1658, annexed Ahmednagar in 1632 and sued the Bijapur force. यानी अहमदनगर उन्होंने हासिल किया 1632 में और बीजापुर फोर्स को खत्म किया. डिफीटेड द अफगान नोबल खान जहां लोडी हु रिबेल्ड अगेंस्ट हिम, और इसने किसको हरा दिया, इसके खिलाफ जो गया उसको उसने हरा दिया. उनका नाम क्या था, नोबल खान नाम क्या है उनका, खान जहां लोडी. लॉस्ट खंडहर टू द सफाविड्स, और ये खुद हार गए, किससे, खंडहर हार गए in 1653 and led an सक्सेसफुल नहीं हुआ बल्कि अनसक्सेसफुल कैंपेन to seize Balakh from the Uzbeks, defeated the Bundelas and seized Orcha, fought battle against Deccan princes in 1655, lost to Aurangzeb in conflict over succession between 1657 and 1658, got imprisoned for the rest of his life. यानी इनका ही बेटा है औरंगजेब, उनसे ये राजगद्दी के लिए लड़ाई हुई और जिसमें वो हार गए और उनको क्या हुआ, जेल में डाल दिया गया और जेल में उनकी मौत हो गई. कब हुई, 1666 में. नाउ औरंगजेब, वी विल टॉक अबाउट औरंगजेब जो शाहजहां का बेटा है. रूल्ड फ्रॉम 1658 to 1707, defeated the Ahoms in 1663, who rebelled again in 1680, led temporarily successful campaigns against the Yusufzais and the Sikhs, faced a rebellion by the Ranthor Rajputs of Mewar, the Jats and the Satnamis, annexed Bijapur in 1685, then annexed Golconda in 1687, met with an initial success in the fight against the Maratha chief Shivaji, who was insulted by him, ran away from Agra and later came back to fight the Mughals. यानी इनके जो ये इनिशियली इन्होंने सक्सेस हासिल करी थी, किससे लड़के, शिवाजी, मराठाओं का जो चीफ है शिवाजी से लड़के उन्होंने लड़ाई करी थी. औरंगजेब ने, जिन्होंने शिवाजी ने इनको इंसल्ट किया था, इसलिए इन्होंने लड़ाई करी और शिवाजी को भगा दिया था उन्होंने, और बाद में वो शिवाजी वापस लड़ने के लिए आए. अब बाद में क्या होता है इनकी लाइफ में, फेस्ड रिबेलियन बाय हिज सन प्रिंस अकबर, हु फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान. बाद में फिर अकबर जो थे इनसे उन्होंने विद्रोह किया और अकबर खुद कहाँ चले गए, ईरान में चले गए. अब किस तरह से मुगल ने अपने एम्पायर को देखा, संभाला, एडमिनिस्टर किया, उस बारे में हम पढ़ेंगे. सो द मनसाबदारी सिस्टम. अब मनसाबदारी सिस्टम क्या है देखो, the administration of a vast empire called for an efficient organization of the army. यानी इतना बड़ा एक एम्पायर था, उनको संभालने के लिए आर्मी चाहिए थे, तो अकबर ने क्या किया, मनसाबदारी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी नोबल और ऑफिसर वाज गिवन अ मनसाब और अ रैंक एंड वाज कॉल्ड अ मनसाबदार. यानी इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी नोबल हैं या फिर जो ऑफिसर्स हैं उनको एक रैंक दी गई और उस रैंक वाले को क्या बोलते हैं, मनसाबदार. और मनसाबदार क्या है देखो, मनसाबदार वर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी. यानी बहुत सारे मनसाबदार बने, मनसाबदार भी कैसे बने, अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग, यानी उनकी जो रैंक है, उनकी जो सैलरी है और जो मिलिट्री में जो उनको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस अकॉर्डिंग मनसाबदार का रैंक भी तय हुआ. सेकेंड, जमींदार एंड जब्त. The tax collected from the peasants was one of the main sources of income for the Mughals. यानी जो किसानों से या फिर जो खेतीबाड़ी करने वाले जो लोगों से जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो सबसे बड़ा इनकम था किसका, मुगल्स का. टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय इंटरमीडिएटरीज कॉल्ड जमींदार. यानी उनके बीच में इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो बीच में खड़े होते हैं, दो लोगों के बीच में सुलह करवाने वाले, तो वो इंटरमीडिएट्स कौन थे, वो जमींदार थे. Who kept a part of the collected money with them as a salary. और जो भी जमींदार कलेक्ट करते थे, जो सैलरी कलेक्ट करते थे, यानी जो टैक्सेस जो कलेक्ट करते थे किससे, पीजेंट से, किसानों से, वो उसका एक हिस्सा, जैसे 10 रुपए राजा को देने तो 10 में से 3 रुपए
किसने रख लिए? जमींदारों ने अपने पास ही रख लिए, ठीक है, और बाकी बचे 7 रुपए वो राजा को देते थे। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टैक्स टू बी लिवाइड ऑन ईच क्रॉप, यानी हर क्रॉप पे अलग 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 टैक्स लगाया जाता था। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर टोडालमल कंडक्टेड अ सर्वे एंड कलेक्टेड द डाटा ऑन द क्रॉप यील्ड, prices and areas cultivated for a 10 period of time. The tax on each crop was in cash was fixed based on this data. और जो अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था उसका नाम क्या है? टोडारमल, ठीक है। उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट कराया हर 10 साल में कि प्राइजेस के ऊपर और जो एरियाज, जो कितना एरिया में उपजाऊ है या फिर जो कटाई करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन सब का उन्होंने क्या करने लगे, वो हिसाब किताब लगने लगे और डाटा भी उन्होंने कलेक्ट करवाया और उस हिसाब से वो फार्मर्स को या फिर जो भी थे वो पैसे उनको वो देते थे। सो व्हाट हैपेंड इन द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी? अब 17वीं शताब्दी में या फिर 17वीं सदी में क्या हुआ था मुगल एम्पायर का? सो द डॉन ऑफ द 17th सेंचुरी सॉ powerful Mughal emperors extending the territory of the Mughal empire from Kandahar in the west to Bengal in the east and from Kashmir in the north and to Mysore in the south. तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इन्होंने अपना जो राज्य है वो बढ़ाने की कोशिश करी और वो बढ़ाने भी लगे। The efficient military and administrative system of the Mughal were made their empire a great economic success. और जो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स थे मुगल के और जो एफिशिएंट मिलिट्री वाले थे वो क्या करते थे, वो उनको सक्सेस दिलाते थे और इकोनॉमिकली भी उनको उनकी सक्सेस की वजह से ये मुगल्स का जो इकोनॉमी है वो भी बहुत अच्छा था। Foreign travelers like William Hawkins and Sir Thomas Roy described the Mughal Empire as a land of wealth. अब जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनका नाम क्या है? दो फॉरेन ट्रैवलर्स के नाम बता रखे हैं, विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय। तो ये जो लोग हैं इन दोनों ने मुगल्स को, मुगल एम्पायर को क्या नाम दिया था? अ लैंड ऑफ वेल्थ, यानी खजानों की जमीन। However, not all the people in the empire were rich. Many survived on a meagre resources. लेकिन अगर आप हम देखें तो क्या हर कोई मुगल में पैसे वाला था? नहीं, बहुत सारे लोग इसमें पैसे वाले नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर पैसे वाले भी थे। तो इसमें क्या हुआ कि सारे रिच नहीं थे, लेकिन जो कुछ लोग जो थे वो कैसे सरवाइव करते थे? अपना संसाधन जुटा के, यानी पैसे वाले नहीं थे जो डेली अपने हिसाब से डेली का संसाधन या फिर लोगों से कलेक्ट करके वो अपना गुजारा करते थे। तो इस तरह के पीपल्स भी थे जो सरवाइव कर रहे थे। Although these kings continued to acknowledge the emperor in Delhi as their chief, their provinces had dependent political identities. अब ये जो राजा थे जो अमीर नहीं थे ज़्यादा, वो क्या करते थे? वो दूसरे जो एम्परर ऑफ दिल्ली है उनको जाके अपना चीफ को एक्नॉलेज करते थे, यानी उनकी बातों को मानते थे और उनके कहे अनुसार चलते थे। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्या होने लगी? वीक होने लग गई। Many capitalized on the weak leadership of the Mughal Empire, leading to its decline and eventually end in 1557. तो इस तरह से जो ये लोगों की में कमी आने लगी, इन लोगों के कॉन्फिडेंस में कमी आने लगी, ये लोगों के पास ज़्यादा खजाना नहीं होने लगा, कम खजाने होने लगे। तो इस तरह से धीरे 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 करके इनका जो डिक्लाइन है मुगल्स का वो चालू हुआ और 1857 में जो मुगल्स एम्पायर है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। So let's get to the summary of this chapter. First, the Mughals were descendant of Genghis Khan and Timur. जैसे कि मैंने बताया था, गेंगिस खान जो है उसके मदर की फैमिली से आए थे और तिमूर जो है वो फादर की फैमिली से आए थे। और जो मुगल्स हैं उनके पूर्व, ये जो गेंगिस खान और तिमूर हैं इनके पूर्वज हैं मुगल्स के। बाबर डिसाइडेड एस्टैब्लिश द मुगल रूल इन इंडिया। कैसे? किसको? बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोडी इन द ईयर 1526। द मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ बाबर, हुमायून, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब हेल्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर। इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी मिलिट्री को बढ़ाई थी। अकबर इंट्रोड्यूस द मनसाबदारी सिस्टम फॉर एफिशिएंट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। With the increase of number of mansabdar, the system became less efficient and peasants became victims of exploitation. यानी बहुत ज़्यादा मनसाबदार उन्होंने बना लिए थे, इसकी वजह से जो पीजेंट्स वगैरह जो थे वो परेशान होने लगे और उनसे ज़्यादा टैक्सेस लेने लगे। वो जमींदार कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीपल एंड द रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त।
हाँ, जो भी जमींदार जो टैक्स कलेक्ट करते थे किसानों से या फिर खेतीबाड़ी जो करते हैं, जो भी उनसे वो पैसे या फिर जो टैक्स लेते थे उसको क्या बोलते थे उस समय, जब्त बोलते थे। अकबर इंट्रोड्यूस some important administrative, military and religious policies that help in consolidating द मुगल एम्पायर। और अकबर ने काफ़ी सारी ऐसी चीज करी या फिर काफ़ी सारी ऐसे इंट्रोडक्शन किए अपने मुगल एम्पायर में, जिससे वो अपने मुगल एम्पायर की जो नींव है या फिर जो स्थापना है उसको बना के रखे। Akbar introduced a new doctrine called Din-i-Ilahi and put forward the idea of sulk आई खुल और पीस फॉर ऑल। इंट्रोड्यूस में एक नया डॉक्ट्राइन यानी नया एक डॉक्ट्राइन लेके आए, वो उसका नाम क्या था, दिनाए इलानी इलाही, और उसको क्या दिया, सबको शांति का एक आइडिया उससे लोगों को दिया। आफ्टर औरंगजेब द मुगल एम्पायर वॉज रूल्ड बाय वीक रूलर्स which gradually led to its decline and eventual fall in 1857। अब औरंगजेब के बाद जो भी मुगल एम्पायर जो थे वो काफी वीक आने लगे, उनमें खुद में इतनी पावर नहीं थी कि वो दूसरों से जाके लड़े या फिर उनको हरा पाए। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होने लगा, मुगल एम्पायर को और राजाओं ने आके हराने लग गए, जिससे मुगल एम्पायर गिरने लगा और आखिरकार पूरी तरह कब फॉल हुआ, इन द ईयर 1857 में। ठीक है, 1857 में मुगल एम्पायर जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया। सो आई होप आप सब लोगों को एक चैप्टर समझ में आया होगा मुगल्स के बारे में। आप एक बार अपनी बुक भी रीड कर लीजिएगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, मुझे मैसेज करो या फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, बेटर होगा आप लोग मुझे पिंग करें और वीडियो देखिए अच्छे से और समझें। I will share the question answers later to you. Till then, bye bye and take care.